अस्सलाम क्लास। वालेकुम सलाम मैम जी। वालेकुम अस्सलाम। आज जो टॉपिक है वो डेल ऑपरेटर है, वही डेल ऑपरेटर जो हम लोग 6 चैप्टर में करते आए हैं। सेम वही डेल ऑपरेटर है, लेकिन यहाँ पे उसको हमने कन्वर्ट करना है इंसमीशन कन्वेंशन और उसे हमने डील करना है विद टेंसर, क्योंकि हम इस वक्त पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर एंड टेंसर। वेक्टर की जो एप्लीकेशन है उन्हें टेंसर्स में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, इंसमीशन कन्वेंशन में कन्वर्ट करके देन हम उसे कन्वर्ट करते हैं टेंसर की फॉर्म में। डेल ऑपरेटर सेम एज इट इज ही कार्टेशियन फॉर्म में यहाँ पे डेल ऑपरेटर मेंशन किया हुआ है। डेल इज इक्वल टू E1 पार्शियल ऑफ पार्शियल x1 प्लस E2 पार्शियल ओवर पार्शियल x2 प्लस E3 पार्शियल ओवर पार्शियल x3। ये कार्टेशियन फॉर्म है। पोलर फॉर्म जो थी उसके अंदर हमारे पास r थीटा एंड z और साथ में ER E थीटा और EZ की कंडीशन थी। ये कार्टेशियन फॉर्म के साथ हम इसको कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी वेक्टर्स है टेंसर में जो कन्वर्ट हो रहा है वो इंसमीशन कन्वेंशन में जो कन्वर्ट किया जा सकता है वो ही हम यहाँ पे यूज करते हैं, दूसरे को यूज नहीं करते। आर थीटा जी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस नहीं बनेगा जिसकी वजह से वो इंसमीशन कन्वेंशन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा कुछ भी यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कार्टेशियन टेंसर उसने यहाँ पे मेंशन किया है। आगे इसको कन्वर्ट किया है इंसमीशन कन्वेंशन में E1 E2 E3, इसको EI का नेम दिया एंड x1 x2 x3 इसको भी xi, यानी कि इंसमीशन कन्वेंशन के अंदर हमने इसको कन्वर्ट किया है। तो हमने अपना इंडिसेस जो रखा है 1 2 3 के इक्वल, तो हमारे पास i यहाँ पे मेंशन किया है। आगे हमने जो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द कंपोनेंट ऑफ द डेल ऑपरेटर, डेल का जो कंपोनेंट है यानी कि जो डेल ऑपरेटर है दैट इज डेल ऑपरेटर हमारे पास क्या है, पार्शियल ओवर पार्शियल xi ट्रांसफॉर्म एज द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अंडर रोटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ट्रांसफॉर्म इक्वेशन में हमने इसको कन्वर्ट करना है अंडर रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस की जगह पे इसके साथ कहता है आपने EI की कंडीशन के साथ भी इसको मेंशन करना है। सबसे पहले तो हमने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ड्रा करनी है कि हम इसको कैसे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में मेंशन कर सकते हैं। अभी ये जो हमने ऊपर किया है ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन नहीं है, ये इंसमीशन कन्वेंशन है। अब हमने इसको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में अब कन्वर्ट करना है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेट किया है कि पार्शियल ओवर पार्शियल xi एंड पार्शियल ओवर पार्शियल xj विद अ कंपोनेंट ऑफ डेल ऑपरेटर इन द सिस्टम। ये फर्स्ट वाले जो है ये x1 x2 x3 सिस्टम का, सेकेंड वाला जो है वो k डैश सिस्टम है जिसके अंदर x1 डैश x2 डैश एंड x3 डैश लिया हुआ है। लेट xi एंड xj विद द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स इन दी सिस्टम। अब इस सिस्टम के अंदर कहता है xi और xj को पहले हमने डिनोट करना है कि हम किस फॉर्म में अपनी कंडीशंस को यूज करते हैं। यहाँ पे ये जो सारा का सारा उसने मेंशन किया हुआ है, xi एंड xj डैश की ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे ली है, फिर उसने उसको यहाँ पे यूज किया। अब ट्रांसफॉर्मेशन किस फॉर्म में ली है, उसको 1 बाय 1 नंबरिंग की है। पहले मैं ट्रांसफॉर्मेशन लिखती हूँ कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन उसने ली कौन सी है, वो पीछे वाली जो हम यूज करते हैं वो यहाँ पे उसने मेंशन की है। आप में से किसका माइक ऑन है, माइक बंद करें अपना। xi is equal to डायरेक्शन कोसाइन है L x डैश j। ये चीज वहां पे मेंशन की है जो उसने वहां पे लिखी नहीं है, स्क्रीन पे आप लोगों को शो हो रही है। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ। ये फॉर्म है जो उसने वहां पे मेंशन नहीं की, डायरेक्ट ही लिखा हुआ है। इसके अंदर 1 2 और 3 लेके 1 2 और 3 के साथ जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, मैं यहाँ पे एक ओपन कर देती हूँ कि 1 2 3 के साथ हमने क्या किस फॉर्म में इसको ओपन करना है। यहाँ पे मैं इसको मेंशन करूंगी फिलहाल अभी 1 के साथ, यानी कि x की वैल्यू मैं यहाँ पे लूंगी 1,
सॉरी आई की वैल्यू लेंगे 1 इक्वल टू सेम इसके अंदर भी सदफ अपना माइक बंद करें। आई मैंने यहाँ पे वेरी किया, जे एज इट इज ही रहेगा, आई की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1। अब फर्दर मैं इसको आगे जब ओपन करूंगी जे को वैल्यू दूंगी यहाँ पे, तो मेरे पास ये कंडीशन बनेगी जे को वैल्यू देंगे सबसे पहले 1, इसी के अंदर मैं आगे इसी को कॉपी पेस्ट करके इसके अंदर चेंजिंग करती हूँ। अब आ जाएगी सेकेंडली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे 2, और अब मैंने जे को वैल्यू दिया 3 तक हम कर रहे हैं टेंसर की फॉर्म, तो अभी हम यहाँ पे इसको 3 की कंडीशन के साथ ही मेंशन करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ली है, उसके अंदर उसने आई को वैल्यूज दी हैं I1 I2 I3, जो कि यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ I1 के लिए यहाँ पे इसको ओपन किया है। I1 I2 I3 उसके अंदर फिर जे को वैल्यूज दी हैं J1 J2 J3 की फॉर्म में, जो कि मैंने यहाँ पे देखे मेंशन की हैं वैल्यूज। अब उसके फर्दर जो है वो कहता है चेंजिंग हमारे पास किसके अंदर आएगी, यहाँ पे चेंजिंग जो है हमारे पास वैल्यूज के अंदर जो डिफाइन की हुई है वो ये देखें, ये चेंजिंग मेंशन कर दिया उसने यहाँ पे। अब फर्दर ये 3 इक्वेशन यहाँ पे बनी है। अब हमने चेन रूल हमने इसमें किसमें कन्वर्ट करना है, हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स के अकॉर्डिंग करना है, जो हमारा डेल की मेन कंडीशन है पार्शियल के फॉर्म में। ये भी सिंपल इक्वेशंस लिखी हैं कोऑर्डिनेट्स में, के एंड के डैश कोऑर्डिनेट्स में। अब पार्शियल हमने लेना है यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 एंड x3। जो पार्शियल डेरिवेटिव हम डेल के लिए यूज करते हैं वही हमने यहाँ पे यूज करने हैं। बाय चेन रूल हमने यहाँ पे इसको पहले ओपन करना है, पार्शियल ओवर पार्शियल x1 ओवर पार्शियल x1 डैश प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल x2 ओवर पार्शियल x1 डैश एंड प्लस सेम फॉर थर्ड के लिए। अब इसके अंदर हमने ये वाली जो 3 इक्वेशंस है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, इसके अंदर से पार्शियल डेरिवेटिव लेके सब्स्टिट्यूट करना है। पार्शियल ओवर पार्शियल x1 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके ऊपर कोई भी फंक्शन डिफाइन नहीं है कि जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ले रहे हैं। लेकिन सेकंड वाला अगर देखें पार्शियल x1 ओवर पार्शियल x1 डैश, ये x1 है, इसका x1 डैश के साथ जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ से एलिमेंट आएगा L11, बाकी सारे जो है वो कांस्टेंट है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे 0। L11 कांस्टेंट एज इट इज आएगा और x1 डैश की जब अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, जिसकी वजह से मल्टीप्लाई होकर ये L11 आ जाएगा। सेकेंड x2 का लेना है x1 के अकॉर्डिंग, ये x2 इक्वेशन है, इसका x1 के अकॉर्डिंग लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा, बाकी कांस्टेंट कंसीडर करते हुए 0 आ जाएंगे। जब इस पे डेरिवेटिव आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे x1 डैश के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव जो है वो आपके पास 1 आ जाएगा और पीछे साथ में रह जाएगा L12, यही चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है। सिमिलरली थर्ड वाले का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 डैश, आपके पास बाकी तीनों एलिमेंट जो हैं वो 0 आ जाएंगे और सिर्फ ये एलिमेंट जो है वो रह जाएगा और आपके पास ये कंडीशन बनेगी। अब इसको आप दोबारा से समेशन कन्वेंशन में मेंशन करना चाहें तो देखें यहाँ पर चेंजिंग क्या है, ये मेरे पास L11 L12 L13 मीन जो चेंजिंग आपकी नहीं आ रही वो पहले एलिमेंट के अंदर नहीं आ रही डायरेक्शन को साइन के, वो L1 एज इट इज है, उसके साथ पहले एलिमेंट चेंज हो रहे हैं 1 2 3, तो इट्स मीन कन्वेंशन के अंदर चेंज करते हुए मैं इसको मेंशन करूंगी L1 I पार्शियल ओवर पार्शियल XI। ये सिर्फ अभी x1 के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लिया है, अब हमने डेरिवेटिव लेना है पार्शियल ओवर पार्शियल x2। अब मैं इसको पूरा एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर रही, तीनों ऊपर इक्वेशंस हैं, तीनों इक्वेशंस का x2 के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे, फिर हम उसको दोबारा से कन्वेंशन में कन्वर्ट करेंगे। सेम फॉर द थर्ड एलिमेंट के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे, तीनों ऊपर इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हुए सॉरी तीनों इक्वेशंस के पार्शियल डेरिवेटिव लेते हुए हम यहाँ पे मेंशन करेंगे और हमारे पास ये कंडीशंस आ जाएंगी। अब तीनों को हमने कंबाइन करना है, यहाँ पे पार्शियल ओवर पार्शियल x1 डैश उसका आंसर ये है, पार्शियल ओवर पार्शियल x2 डैश उसका आंसर मेरे पास ये है, और पार्शियल ओवर पार्शियल x3 डैश उसका आंसर मेरे पास ये है। इन तीनों को हमने कन्वर्ट करना है समेशन कन्वेंशन के अंदर, तो इसके अंदर लेफ्ट साइड पे तो डायरेक्टली लिखी जा सकती है पार्शियल ओवर पार्शियल XI, क्योंकि वहां पे 1 2 और ये 3 की कंडीशन है।
राइट साइड पे देखना आप किस फॉर्म में लिखना, आई हम ऑटोमेटिकली ही यूज कर चुके हैं। अब सेकंड वाला एलिमेंट जो है वो भी वेरी कर रहा है 1 2 एंड 3, तो हम उसको क्या लिखेंगे, जे की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे कंडीशन बनेगी पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स डैश जे इज इक्वल टू एल जे आई एंड पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई। ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है कोऑर्डिनेट्स एक्सिस के अकॉर्डिंग डेल ऑपरेटर की। पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखते हैं वेक्टर्स की, डेल्टा की, डेल्टा टेंसर की, अल्टरनेटिव टेंसर की, उसके अलावा कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग सिंपल वैल्यूज की। लेकिन अब हमारे पास ये डेल ऑपरेटर की जो डिफाइनिंग वैल्यू है वो हमने यहाँ पे डिफाइन की है ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में। इट इज ऑफ्टन कॉल्ड अ वेक्टर ऑपरेटर, इसे हम वेक्टर ऑपरेटर भी कहते हैं क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव देने के बाद इसके अंदर कोई चेंज नहीं आती है, वेक्टर की कंडीशन में दोबारा आ जाता है, स्केलर में कन्वर्ट नहीं होता। सेकेंड इसने यहाँ पे एक पॉइंट दिया है जो हमारे थ्योरम के अंदर ही था, द वेक्टर डेल ऑपरेटर जो हमने अभी फाइंड किया है उसे वेक्टर डेल ऑपरेटर भी बोलते हैं, इज इनवेरिएंट अंडर द रोटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हमने प्रूव करना है तो वो इनवेरिएंट है अंडर द रोटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको प्रूव करने के लिए इनवेरिएंट के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ उसके साथ ई आई और या आप ई जे या कोई सा भी ई वाला यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर करना है, तो हमने उसका यूनिट वेक्टर जो है वो साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करके डिफाइन करना है, तो वो वेक्टर कंडीशन की फॉर्म में आता है या नहीं आता। वही चीज ऊपर जो हमने लेट की थी, द पार्शियल लेट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई and partial over partial xj be the component of the vector del operator। del in the system के अंदर जो भी है रिस्पेक्टिवली हमने डिफाइन किया, ये हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं। अभी हमने ऊपर वाला जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर यही चीज प्रूव की है। सेकेंडली अब हमने क्या करना है, हमने जो इसके साथ मेन वैल्यू है हमारी रोटेशन के अकॉर्डिंग वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, ई जे डैश इज इक्वल टू एल जे आई ई जे। ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है वेक्टर डेल ऑपरेटर के साथ और हमने अपनी रोटेशन चेक करनी है यहाँ पे। अब इसको आप ई आई ई जे की फॉर्म में लिख लें और सेकेंडली आप इसको के की फॉर्म में लिख लें, तब भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड जो है इक्वेशन 1 एंड 2 की वो उसने मल्टीप्लाई की है लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ। अब हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई की कंडीशन देखें, डायरेक्शन कोसाइन जो है वो कंबाइन कर लिए क्योंकि दोनों के अंदर एलिमेंट जो थे वो जे के साथ सेम आ रहे हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे क्रॉनिकल डेल्टा के अंदर। अब आगे क्रॉनिकल डेटा को हम जब कंबाइन करेंगे ई के साथ तो ये बन जाएगा हमारे पास ई आई। इट्स मीन अकॉर्डिंग टू डेल ऑपरेटर हमने इसको कन्वर्ट किया इनवेरिएंट अंडर द रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस की फॉर्म में। ई जे डैश पार्शियल और पार्शियल एक्स जे डैश को हम कन्वर्ट कर सकते हैं जब दूसरे कोऑर्डिनेट के अंदर, तो ऑटोमेटिकली डायरेक्शन कोसाइन वगैरह यहाँ से सारे खत्म हो जाएंगे, जस्ट उसकी रोटेशन रह जाएगी जो यहाँ पे डिफाइन है। अब उसने लेफ्ट और राइट साइड दोनों को ओपन किए, ओपन करें तो कहता है लेफ्ट साइड पे डेल डैश रह जाता है, ये डेरिवेटिव को डिनोट नहीं कर रहा, ये डेल डैश जो है ये उसके कोऑर्डिनेट को डिनोट कर, और राइट साइड पे मेरे पास सिंपल डेल रह जाता है। यही चीज हमने शो करनी थी, which shows that the vector del operator is invariant under the rotation of the coordinate axis। कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर भी आप अगर डेल ऑपरेटर को रोटेट कर लेते हैं तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, एज इट इज ही उसी वे के अंदर डिफाइन होता है। नेक्स्ट फर्दर है हमारे पास ग्रेडियंट। ग्रेडियंट और डेल के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा मेन। ग्रेडियंट के अंदर हम कोई सा भी स्केलर पॉइंट लेते हैं एज ए फंक्शन के तौर पे, डेल ऑपरेटर जो है वो हम एज इट इज ही यूज करते हैं। डेल ऑपरेटर के साथ यहाँ पे स्केलर फंक्शन लिया फाई भी डिपेंड कर रहा है, देखें तीनों ही वेक्टर्स के अकॉर्डिंग x1 x2 x3 के अकॉर्डिंग। इन टेंसर नोटेशन इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इसको टेंसर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमने इसको समेशन कन्वेंशन में जब कन्वर्ट किया है फॉर द टेंसर नोटेशन, तो क्या होगा e1 x1 e2 x2 e3 x3 था, उसको मैं मेंशन कर सकती हूँ e i पार्शियल ओवर पार्शियल x i के साथ। द कंपोनेंट ऑफ डेल फाई आर गिवन बाय, अब इसके कंपोनेंट किस फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में। कंपोनेंट डिनोट करने का मीन है कल जैसे हमने किया था C1 C2 C3 A क्रॉस B के, यहाँ पे भी एज इट इज है कि उसको जब कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे आप कॉमा लगा के
ब्रैकेट फॉर्म के अंदर, तो हमारे पास यहाँ से ई आई ई जे कैंसिल हो जाता है, वो साथ में मेंशन नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ हम मेंशन करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में। नोट फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट द डेल ऑपरेटर इज गिवन बाय, डेल हमारे पास ये था जिसको हम ये भी मेंशन कर सकते हैं, जो हम पीछे प्रूव करके आए हैं वही चीज यहाँ पे उसने नोट के अंदर दोबारा से मेंशन कर दी है। सेकेंडली फॉर एनी आर्बिटरी वेक्टर, कोई सा भी आर्बिटरी वेक्टर है जो कि ए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ए इज इक्वल टू a1 e1 a2 e3, वी राइट ए डॉट डेल लेंगे तो हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट लोगे, डॉट प्रोडक्ट लेने से मेरे पास इन दोनों की क्या कंडीशन बनेगी, ये मेरे पास डेल है और ये मेरे पास ए है, सेम वाले सेम के साथ मल्टीप्लाई होंगे, a1 पार्शियल ओवर पार्शियल x1 प्लस a2 पार्शियल ओवर पार्शियल x2 प्लस a3 पार्शियल ओवर पार्शियल x3, और ये मेरे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा आगे समेशन कन्वेंशन में, ए जे पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स जे की फॉर्म में। नेक्स्ट थ्योरम है 7.25, उसको करवाने से पहले अगर पीछे कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग पहले मेरे से वो पूछ लें, फिर मैं आगे करवाती हूँ। क्लास आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। जी मैम समझ आ गई। समझ आ गई है, ठीक है। आगे जो है थ्योरम 7.25 है, if phi is a scalar point function then partial phi over partial x I are the component of a first order tensor vector। phi कोई सा भी कहता है स्केलर पॉइंट है, देन हमने यहाँ पे शो करना है कि पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। यही चीज पीछे भी डिफाइन हुई है, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा उसमें ओपन करना है, ये देखें यही चीज हमने यहाँ पे डिफाइन की, फाई के अकॉर्डिंग किया, E1 E2 साथ में मेंशन किया है, और ये चीज बन गई थी मेरे पास पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स आई, यानी कि समेशन कन्वेंशन में हमने इसे कन्वर्ट किया है। उसके साथ एक इंडिसेस आ रहा है आई, इट्स मीन वो डिनोट करता है हमारे पास कि वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, वेक्टर फॉर्म के अंदर। लेकिन अब हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर टेंसर इसको प्रूव करना है जो कि वेक्टर ही है। देखिए इनटू ब्रैकेट के अंदर उसने यही चीज लिखी है कि वो वेक्टर ही कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का टेंसर जो है वो वेक्टर कहलाएगा। इसके अंदर हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। लेट किया है कोऑर्डिनेट सिस्टम x1 x2 x3 के अंदर, और के डैश के अंदर तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने लेट किया हुआ x1 डैश x2 डैश एंड x3 डैश किया। ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यहाँ पे मेंशन की है, एक्स आई इज इक्वल टू एल जे आई पार्स एक्स जे डैश के साथ, वेयर दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन, वो दोबारा से उसने मेंशन किया है जो कि पीछे हम करते हैं, करने की जरूरत नहीं है। इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे डैश, फर्स्ट इक्वेशन का डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 उसे हमने डिफरेंशिएट किया, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करने के बाद आल्सो फ्रॉम कैलकुलस, कैलकुलस के अकॉर्डिंग कहता है अगर हम लेते हैं पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स जे डैश की फॉर्म में, तो चेन रूल इसके ऊपर यहाँ पे उसने अप्लाई किया है। जो चेन रूल हम ऊपर अप्लाई करते हैं वही चेन रूल इसने यहाँ पे अप्लाई किया। चेन रूल अप्लाई किया फाई के ऊपर, क्योंकि हमने फाई को एज ए वेक्टर प्रूव करना है। चेन रूल अप्लाई करने के बाद उसे समेशन कन्वेंशन के अंदर मेंशन किए, कंबाइन कर लिया 1 2 3 के साथ, समेशन कन्वेंशन के अंदर आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ये मेरे पास इक्वेशन 2 है और ये 3 है, 3 के अंदर क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो सकती है, वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगी पार्शियल एक्स आई ओवर पार्शियल एक्स जे, इसकी वैल्यू ये हमने ऊपर मेंशन की है। ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के अकॉर्डिंग जो हमने ये वैल्यू ली थी इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे डैश, तो ये कंडीशन आई है। अब फाई वाले को हमने ओपन किया है तो हमारे पास ये कंडीशन थी जिसे हमने समेशन कन्वेंशन में कन्वर्ट किया। अब इसकी जगह पे मैं वैल्यू पुट करूंगी फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 से जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स जे डैश एल जे आई पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स आई के साथ। हम यही चीज प्रूव कर रहे थे कि हमारे पास जो गिवन डेल ऑपरेटर है इन सेकंड कंडीशन, अगर फाई एज ए स्केलर उसके फॉर्म में डेल ऑपरेटर को यूज किया जाए
तो डेल ऑपरेटर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास एक सिंगल फर्स्ट ऑर्डर टेंसर के फॉर्म में। अब फर्स्ट ऑर्डर टेंसर के लिए उसका डायरेक्शन कोसाइन होना लाजमी था, उसके लिए हमने पहले ही ऊपर ही ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को राइट कर लिया था, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया है और फाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेल ऑपरेटर को डिफाइन किया है। डिफाइन करने के बाद इसके अंदर उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और हमारे पास कन्वर्ट हो गया है एक सिंगल फर्स्ट ऑर्डर टेंसर की फॉर्म में। ठीक है, क्लियर है? जो वर्क पहले पीछे करते आए हैं हम लोग सिंपल। अब यहाँ पे थ्योरम नंबर 7.26 इसकी स्टेटमेंट देखें। सारी स्टेटमेंट एक दफा चेक करें, ये सिर्फ और सिर्फ फाई का डिफरेंस आता है जो हमने थ्योरम किया है 7.24 के साथ। वहां पर सिंपल डेल ऑपरेटर को डील करना था और जो अब हमने थ्योरम करना है उसमें डेल फाई यानी कि डेल एज ए स्केलर भी हमने वहां पे डील करना है, यानी कि हमने ग्रेडियंट के तौर पे उसको डील करना है। अब डेल की फॉर्म नहीं रहेगी हमारे पास, अब ग्रेडियंट की फॉर्म है जिसे हमने कन्वर्ट करना है पहले ट्रांसफॉर्मेशन कंपोनेंट की फॉर्म में, ला अंडर ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्सिस की फॉर्म में, फिर उसके बाद हमने कन्वर्ट करना है रोटेशन फॉर्म के अंदर, यानी कि उसके साथ E1 E2 E3 की कंडीशन को डिनोट करना है। सेम वही प्रोसेस है जो पहले किया है कि हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि हमारे पास जो है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई था एंड पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स जे डैश था, लेकिन हम इसको ग्रेडियंट की फॉर्म में ले रहे हैं तो यहाँ पे स्केलर फाई दिया गया, हमने फाई स्केलर यहाँ पे मेंशन किया है। उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन सेम वही प्रोसेस होगा जो मैंने पीछे किया है, ये वाला है। 1 के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, 2 3 के लिए भी मेंशन करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने इसको पार्शियल फाई को कन्वर्ट करना है चेन रूल के अकॉर्डिंग। चेन रूल अप्लाई करते हुए डेरिवेटिव्स लेने, डेरिवेटिव लेके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपके पास जो भी कंडीशंस बनेंगी उसके अकॉर्डिंग हमने इनको फिर से समेशन कन्वेंशन में कन्वर्ट किया। ये x1 के अकॉर्डिंग है, इसके बाद हमने x2 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया, डेरिवेटिव लेने उन तीनों इक्वेशंस के विद रिस्पेक्ट टू x2 डैश, और फिर हमारे पास कंडीशन आएगी ये वाली। उसके बाद पार्शियल फाई और पार्शियल x3 के अकॉर्डिंग करेंगे, उनके पार्शियल डेरिवेटिव लोगे, उसके लिए हमारे पास ये फॉर्म बनेगी समेशन कन्वेंशन की। अकॉर्डिंग टू 1 2 3 तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स जे डैश इज इक्वल टू एल जे आई पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स आई। सेकेंड वाले के अंदर इसको इनवेरिएंट के अंदर कन्वर्ट करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो यही वाली चीज हम नीचे यूज करेंगे। यही जो मैंने ऊपर हाईलाइट किया है यही हम अपने क्वेश्चन सेकंड वाले पार्ट में यूज करेंगे। इसके साथ हमने क्या करना है, उसकी रोटेशन को डिफाइन करना है। तो ई आई ई जे और ई के वाली कंडीशन जो है वो डिनोट करने के लिए यहाँ पे हमने समेशन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ई जे टेंसर को यूज किया है। इक्वेशन 5 और 6 को मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे सेम प्रोसेस पहले किया था, डायरेक्शन कोसाइन को कंबाइन किया है, उसके अंदर एक इंडिसेस जो है वो सेम है जिसके अकॉर्डिंग वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर कन्वर्ट हो जाएंगे डेल्टा फॉर्म में। डेल्टा फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद डेल्टा फॉर्म को हमने कन्वर्ट करना है ई के फॉर्म में, क्योंकि हम ई आई की फॉर्म में डिनोट करना चाह रहे हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ई के साथ मल्टीप्लाई होकर ई आई फॉर्म में। और यही चीज हमने डिनोट करनी थी कि ई जे डैश जो है वो एक कोऑर्डिनेट से ग्रेडियंट को जब दूसरे कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, जस्ट उसके एलिमेंट्स की डिफाइनिंग डिफरेंट हो जाती है, बाकी कोई भी उसके अंदर चीज नहीं आता। और सेकेंडली कहता है अब हम इन दोनों लेफ्ट और राइट साइड को इस फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जब मैं डेल के अंदर इसको ग्रेडियंट की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी तो डेल फाई डैश इज इक्वल टू डेल फाई में कन्वर्ट हो जाएगी एंड दिस इज द इनवेरिएंट अंडर द रोटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब नेक्स्ट पे है डाइवर्जेंस। पहले हमारे पास डेल ऑपरेटर, फिर हमने उसके बाद ग्रेडियंट किया, ये सारा 1 बाय 1 प्रोसेस जो है तीनों के तीनों थ्योरम उसी तरह हमारे पास यहाँ पे यूज होंगे। अब हमारे पास है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस में हम डेल के साथ डॉट लेते हैं अपने वेक्टर के एलिमेंट्स का,
if a1, a2, a3 are the component of a vector, then by definition of del dot a is equal to partial a1 over partial x1 plus partial a2 over partial x2 plus partial a3 over partial x3 is equal to partial a1 over partial xi। अब आगे जो ये चीज मेंशन की हुई है ये आपने मुझे बतानी है कि इसने कैसे लिखा है, ए आई डॉट आई के साथ, कॉमा आई के साथ। अब ये एमसीक्यूज की फॉर्म बन सकती है कि डेल डॉट ए जो है वो इज इक्वल टू आएगा ए आई कॉमा आई। मैम डॉट आई जो है वो डेरिवेटिव को शो कर रहा है। डॉट नहीं है, कॉमा आई है, बिल्कुल डेरिवेटिव को शो कर रहा है। जब हमने कैलकुलस ऑफ टेंसर्स पढ़ा है उसमें यही चीज थी कि इंडिसेस को वो आई जे के साथ साथ मेंशन करता है। कॉमा लगा के जब आई जे के मेंशन किया जाएगा तो इट्स मीन वो उसके पार्शियल डेरिवेटिव है। यहाँ पे जो सेकंड वाला आई है वो ये पार्शियल डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है कि हमने ए जो हमारे पास वेक्टर्स के कंपोनेंट्स हैं उसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, जो भी आपके पास वेरिएबल होगा उसके अंदर आई को डिनोट किया जा रहा है एज ए एलिमेंट्स आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिनोट करेंगे, यानी कि x1, x2, x3 के साथ जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे वो सारे सारे यहाँ पे मेंशन होंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे प्रूव करना है, prove that if ai are the component of a first order tensor, that is vector a, then partial ai over partial xj is a second order tensor, hence prove that del dot a is a scalar quantity। थ्योरम की स्टेटमेंट से कुछ आइडिया हुआ है कि हमने इसको कैसे कन्वर्ट करना है। सेकेंड ऑर्डर टेंसर में हमने इसे कन्वर्ट करना है। ये फर्स्ट ऑर्डर का टेंसर दिया हुआ है। अगर आप इसे यहाँ पे चेक करो, जो मैंने ऊपर कंपोनेंट की फॉर्म डिफाइन की है उसमें दो इंडिसेस के अंदर उसने इसको कन्वर्ट किया है। सेम वही प्रोसेस है यहाँ पे। अब हमें पूरा डिटेल के साथ इसे करना है कि सेकंड ऑर्डर की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है। लास्ट टाइम भी, जब मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, लास्ट टाइम जब हम लोगों ने इसको पढ़ा था, लास्ट वाले वीक में किया था, कैलकुलस ऑफ टेंसर्स के अंदर डिफरेंशिएट ऑफ अ टेंसर, टेंसर को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका ऑर्डर जो है वो वन ऑर्डर है तो वो डबल हो जाता है, टू हो जाता है। एक ऑर्डर जो है वो बढ़ जाता है, इंटीग्रेशन करते हैं तो एक ऑर्डर जो है वो कम हो जाता है। वहां भी मैंने बताया था कि डेरिवेटिव अगर सिंपल फंक्शंस का लेते हैं तो डेरिवेटिव लेने से पावर जो है वो एक डिक्रीज होती है, लेकिन इन डेरिवेटिव जब टेंसर फॉर्म के अंदर जब पार्शियल डेरिवेटिव्स लेते हैं या हम सिंपल डेरिवेटिव्स को यूज करते हैं तो एक पावर इंक्रीज होती है और इंटीग्रेशन में एक पावर डिक्रीज होती है। यहाँ पे वही उसने मेथड यूज करना है कि पावर कैसे इंक्रीज होती है, डायरेक्शन कोसाइन जो है वो साथ में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास पावर जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके लिए प्रूव करने के लिए सेम वही प्रोसेस है कि हमने यहाँ पर सबसे पहले अपने वेक्टर के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन लॉ अप्लाई किया है। ए पी डैश इज इक्वल टू एल पी आई ए आई, differentiate both sides partially with respect to x q dash, we get। तो क्लास एक यहाँ पे सबसे मेन डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पे देखें ए पी डैश इज इक्वल टू एल पी आई ए आई, मैं इसको ए में कन्वर्ट नहीं करी, ये चीज लिखी हुई। इसके अंदर इसके इंडिसेस को चेक करें, आई और एल के साथ पहले जे, फिर आई और फिर जे वाला जो है वो डैश के साथ है। लेकिन यहाँ पे जो मेंशन है, डिफरेंस आपने सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे देखें ये है मेरे पास जे और आई,
जबकि मैंने यहाँ पे पहले लिखा आई और यहाँ पर आ रहा है पहले जे। अब यहाँ पे देखें इसने ये डिफरेंस लिखा है, ये पहले आ रहा है पी, तो यहाँ पर भी आ रहा है पहले पी और फिर आ रहा है आई। इसमें क्या मेन डिफरेंस है? क्या मैं इसको आई पी लिख सकती थी? इस तरह के जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो एमसीक्यूज में यूज हो सकते हैं। ये देखें दोनों में क्या डिफरेंस है, जरा मुझे जल्दी से बताएं। ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, दोनों स्क्रीन जो है वो एट अ टाइम विंडोज ओपन कर दी है। यहाँ पे लेफ्ट के साइड और के डैश सिस्टम। बिल्कुल, इस सिस्टम की वजह से ये चेंज हो जाते हैं। हमेशा एल के साथ जो इंडिसेस पहले आएगा वो डैश वाला आएगा, वो चाहे उसके साथ वेरिएबल डैश वाला मल्टीप्लाई हो रहा है या दूसरी साइड पे है, हमेशा डैश वाला जो है वो पहले आएगा और जो विदाउट डैश है यानी कि के कोऑर्डिनेट सिस्टम का है वो बाद में आएगा। यही सेम डिफरेंस है यहाँ पे, अक्सर जगह पे ये यूज हुआ है कि के को साथ में मल्टीप्लाई, वो सॉरी डैशेस वाले को डायरेक्शन कोसाइन के साथ मल्टीप्लाई किया है या लेफ्ट साइड पे मेंशन किया है, उससे इफेक्ट नहीं रहता। जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो सेम हो जाता है, लेकिन जो डायरेक्शन कोसाइन है वो एज इट इज ही रहता है क्योंकि उसने कन्वर्ट नहीं होना होता, उसने एज इट इज ही रहना है कि के डैश वाला पहले आएगा और के वाला एलिमेंट जो है वो बाद में आएगा। जितने भी पीछे भी हम लोग कर रहे हैं उसके अंदर भी यही चेंजिंग है। ये जो मैंने करवाया था इसके अंदर भी यही फॉर्म थी कि अगर आप के डैश को लेफ्ट साइड से या राइट साइड में मेंशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो डायरेक्शन कोसाइन चेंज नहीं होगा, उसमें पहला एलिमेंट जो है वो के डैश का ही कंपोनेंट आएगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यू डैश, एक्स क्यू डैश के अकॉर्डिंग इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया है। कोई सा भी आप इंडिसेस ले लें, जरूरी नहीं एक्स क्यू लेना है। डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव किस पे आ जाएगा, ए वाले एलिमेंट पे आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन जो हमेशा कांस्टेंट होती है उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा। अब आगे उसने उसको फर्दर जो है वो ओपन किया है बाय चेन रूल अप्लाई करते हुए। चेन रूल अप्लाई करने के बाद उसे समेशन कन्वेंशन के अंदर कन्वर्ट किया है। आल्सो वी नो दैट xj is equal to lqj xq dash, therefore partial derivative of this element is equal to lqj। अब यहाँ पे सिंपल जो वैल्यू डिफाइन करना चाह रहे हैं वो इसको अब हम यहाँ पे डिफाइन करना चाह रहे हैं क्योंकि हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर टेंसर से सेकंड ऑर्डर टेंसर के अंदर। तो सेकंड ऑर्डर टेंसर के अंदर इसके वैल्यू जो है वो हमने डायरेक्शन कोसाइन लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे डिफाइन किया है, ट्रांसफॉर्मेशन ला ली है, उसके अकॉर्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव लिए। अब इसकी वैल्यू उठा के इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें इसकी जगह पे, आपके पास कंडीशन बन जाएगी ये। और ये देखें आपके पास ये सेकंड ऑर्डर का कार्टेशियन टेंसर बन रहा है क्योंकि इसके अंदर अब डायरेक्शन कोसाइन जो है वो 2 होते हैं। We show that partial a I or partial xj are the component of a second order tensor. If contractions is applied to partial a I or partial xj by putting I is equal to j, then partial a I over partial xi is zeroth order tensor and therefore a scalar which by definition is the divergence of a। अगर कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई करनी है तो कहता है आप क्या करेंगे, इसके ऊपर इसको दोनों को सेम ले लें, आई इज इक्वल टू जे लेंगे जिसकी वजह से जीरो ऑर्डर टेंसर में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी और वो कैंसिल हो जाएगा। जीरो ऑर्डर टेंसर में कन्वर्ट होने के बाद जो है वो कंडीशन क्या आएगी, वो कहते हैं आपका जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस। थ्योरम का प्रूफ जो है वो यहाँ तक ही है हमारे पास, यहाँ तक। आगे जो है उसने सिर्फ उसको डिफरेंट में डिनोट किया कि अगर आई इज इक्वल टू जे ले लिया जाए अपनी इस गिवन क्वांटिटी के अंदर तो हमारे पास क्या होगा, आई इज इक्वल टू जे लेने से दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेम हो जाएंगी और वो जीरो ऑर्डर टेंसर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट पे थ्योरम 7.28 मैं बिल्कुल नहीं करवा रही थी। और उसके बाद कर्ल को अब आप लोगों ने खुद से डिफाइन करना है। डेल क्रॉस ए को
ये पूरा जैसे कल हम लोगों ने ए क्रॉस बी को डिफाइन किया है, ये भी एज इट इज ही डिफाइन होगा कर्ल वाला। उसके बाद प्रूव दैट डेल क्रॉस ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड थ्योरम नंबर 7.30। ये आप लोगों ने खुद से करना है, मैं इसको बिल्कुल नहीं करा रही क्योंकि मैं बोल बोल के थक गई हूँ आज। बुक से मैं आप लोगों को पेज बताती हूँ। पेज नंबर 436, इस पे है कर्ल, उससे रिलेटेड थ्योरम है 7.9, 7.30, 7.29 है, 7.30 एंड 7.31। पेज नंबर मैम जी? पेज नंबर है 436। अच्छा मैम जी, 436 पेज है जी, बोले। अब छठा चैप्टर भी इंक्लूड होगा फिर अब? बिल्कुल होगा, मैंने कल भी बताया मैम है, जी कल आप आप फिर, क्लास में थे ही नहीं मेरे जी ख्याल। जी नहीं क्लास में था मैम जी, मैं कल क्यों नहीं था? से तो सुना ही नहीं होगा मैम जी, आपने। बोलो। मैम जी आप फिर बस कर दे काइंडली, हमने उनके वो एमसीक्यूज टाइप नोट्स भी बनाने हैं, बहुत टाइम लगता है। ये मैंने आप लोगों को प्रूफ जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए पढ़ाए हैं। इसकी स्टेटमेंट जो है जी उसके अकॉर्डिंग इनके जो आंसर्स हैं, जैसे जी ये जी, अभी मेरे पास यहाँ पे थ्योरम ओपन है, ठीक है। हाँ जी ये यहाँ पे मैंने एंटर किया हुआ है, जैसे कि हमने ये थ्योरम किया है। अब ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, अब ये प्रूफ के साथ तो वहां पे नहीं लिखा जाएगा। इफ ए आई आर द कंपोनेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर आंसर दैट इज वेक्टर ए, देन पार्शियल ए आई ओवर पार्शियल एक्स ए इज अ सेकंड ऑर्डर टेंसर। आगे हैंस प्रूफ वाले को तो भी आप छोड़ दें, ठीक है। इस कंडीशन में आएगा और नीचे ऑप्शंस आएंगे, कौन सा ऑप्शन जो है इसके अकॉर्डिंग करेक्ट होगा। तो आपके पास जहाँ पे ये दो डायरेक्शन कोसाइंस आ रहे होंगे, ये इस टाइप के, इसमें टेंसर्स के अकॉर्डिंग नीचे इंडिसेस डिफरेंट होंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पेपर सर ने बताना है कि पी और नीचे क्यू ही दिया जाए, ये जरूरी नहीं है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी अप्लाई होंगे वो आपने आगे से देख के कंबाइन करते हुए ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। स्टेटमेंट के बाद प्रूफ में जस्ट इसीलिए करवा रही हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करें कि प्रूफ है किस तरह, और जब आप लोग अंडरस्टैंड करोगे तब ही आप एमसीक्यू जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। अब पेज नंबर 436 पे कर्ल वाला जो टॉपिक है वो आप लोगों ने खुद करना है। इसके थ्योरम है 7.29, 7.30 एंड 7.31। उसके बाद मेरा ख्याल है कि इसके अंदर से हमारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो गए चैप्टर नंबर 7 के अंदर से। बिल्कुल आइगन वैल्यू वगैरह ये सारा कुछ नहीं है। तो पीछे आप लोगों के 2-3 थ्योरम्स रह गए थे, वो मैं आप लोगों को फिर कल से करवाऊंगी उनकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ताकि आप लोग फिर उससे रिलेटेड भी एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकें। जी हमारा पेपर इवनिंग वालों के साथ ही